Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो पॉलिटी की क्लास में हमने 2 लेक्चर खत्म कर लिया था। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका हो गया था। उसके आगे आज हमको पढ़ना था कि संविधान सभा की मांग किस तरीके से उठती है, या पहली बार कौन संविधान सभा की मांग करता है, किस तरीके से आखिर में जाके संविधान सभा का गठन होता है, फिर संविधान सभा के अंतर्गत जो चुनाव होता है उसमें कौन कितनी सीटों पर लड़ता है, कौन कितनी सीटों पर जीतता है, और किस प्रकार आखिर में संविधान सभा बनती है और उसमें बैठ के भारत के ऐतिहासिक संविधान का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चूंकि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ये सारी चीजें चल रही थी, इसलिए जो सभा बनने वाली थी उसको नाम दिया गया संविधान सभा, क्योंकि ये जो सभा थी, ये असेंबली थी, ये बैठ के भारत के संविधान का, भारत के भाग्य का निर्माण करने वाली थी। तो फ्रेंड्स, हमने पहले भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसीलिए पढ़ा कि किस तरीके से भारतीय संविधान का क्रमिक विकास हुआ है, ना कि किसी एक दिन में भारतीय संविधान बन गया। धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है। 1813 का चार्टर एक आता है, 1833 का आता है, फिर 1858 का आता है, 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है, 1892 का आता है, 1909 का आता है, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम हम पढ़ते हैं, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और 1935 के भारत शासन अधिनियम पे भी हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी? भारतीय संविधान जो बनने वाला था उसका बेस थी। कहीं ना कहीं ये जो भारतीय संविधान की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, उनका रास्ता इन्हीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों से ही निकलने वाला था। तो ये सारी चीजें, किसी भी देश के आप संविधान निर्माण की अगर बात करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जो पहले से हुई हैं। उसी का प्रभाव, उसी का प्रतिबिंब उस पर प्रतिलक्षित होता है जो हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग के बारे में। तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को जो नए हैं अभी, उनको समझ में ही नहीं आएगा ये संविधान सभा क्या थी। तो इसको सिंपल भाषा में यही समझिए कि भैया ये इतना बड़ा भारत देश है। अब ये इतना बड़ा बोर्ड कितना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा भारत देश है। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी के लिए कि ये भारत देश कैसे रन करेगा, सारी व्यवस्थाएं, सारे सिस्टम किस हिसाब से चलेंगी, तो उसको देखते हुए ये हुआ कि एक नियम बनाया जाए, एक कानून बना दिया जाए शासन प्रशासन को चलाने के लिए। तो उसके लिए एक बुक की जरूरत पड़ती जिसमें सारी चीजें, सारे नियम और कानून लिखे हुए हो। तो उसी बुक को बनाने के लिए, उसी बुक के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन करना था? संविधान सभा का, जो एक असेंबली में, एक कमरे में बैठ के इन सारे कानूनों पे चर्चा करती और सारे नियम और कानून बनाती। तो इस पे ये चर्चा आपका हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी के लिए ये संविधान सभा बननी थी। तो अब बात आती है कि संविधान सभा बनेगी कैसे, कौन कौन इसमें शामिल होगा, इसका चयन कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो भारत को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। तो एक दिक्कत आई कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। तो अब यहां तो हम पढ़ेंगे ही, अब पहले आइए यहां से शुरू करते हैं कि संविधान सभा की मांग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, पहली बार हेडिंग पड़ा हुआ आपकी संविधान सभा की मांग। सबसे पहली बार 1922 में गांधी जी ने यह विचार व्यक्त किया कि भारत अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेगा। तो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने का मतलब यही था कि भारत अपना संविधान स्वयं बनाएगा, अपने नियम और कानून से चलेगा भारत। ओके फ्रेंड्स, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया, ऐसा माना जाता है। चूंकि 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारत अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेगा, तो उस भाग्य के निर्माण का तात्पर्य यही निकाला जाता है कि अपने संविधान का निर्माण भारत स्वयं करेगा। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे और ऑप्शन में गांधी जी भी दिया हो और कहे कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1922 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर गांधी जी नहीं है वहां पे ऑप्शन में और फिर पूछे कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो इनके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसने? 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने मांग की कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो पहली बार अगर पूछे कि संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की? एम.एन. रॉय ने की। लेकिन अगर ऑप्शन में गांधी जी दिया गया है तो आप टिक करेंगे गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने 1922 में ही कहा था कि भारत अपने भाग का निर्माण स्वयं करेगा। इसके आगे
अगर बात पूछी जाती है कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का मांग कब किया गया, तो 1935 में पहली बार कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अगर पूछे कि पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई, तो 1935 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। फिर इसके बाद क्या होता है कि 1938 में, 35 के बाद फिर कुछ समय बीतता है, इधर सारे मूवमेंट चल रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, उसके पहले की मूवमेंट चल ही रहे हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में चल ही रहा था। तो इन सब के बीच में भारत अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, और जैसे जैसे भारत अपनी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे कहीं ना कहीं से संविधान सभा का विचार भी सामने आ रहा था, क्योंकि अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत चलेगा कैसे, रूल रेगुलेशन क्या होंगे। तो उसके लिए हमको अपना संविधान बनाना था कि हमारे देश का नियम क्या होगा, कानून क्या होगा। तो जिस तरीके से हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे उसी तरीके से संविधान सभा की मांग भी अपने उच्चतम आवाज में पहुंच रही थी। तो होता क्या है कि 1938 आते आते जैसे जैसे मूवमेंट, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता है, तो 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो 1938 में नेहरू जो कहते हैं कि भारत के संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा जो चुन के आएगी उसी के द्वारा भारत का पूरा संविधान, पूरा का पूरा संविधान का मतलब शुद्ध भाषा में जानिए कि नियम और कानून कि किस तरीके से इस देश को चलाया जाएगा। तो उसको लिखने के लिए इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर कुछ लोग चुन के आएंगे और वो एक जगह कमरे में बैठेंगे, वहाँ पे परिचर्चा करेंगे, उसके बाद वो जो नियम बनाएंगे, जो कानून बनाएंगे वही संविधान का रूप ले लेंगे और इसके बाद वही उसी के अनुसार भारत चलेगा। और आज भी आप देख रहे हैं कि उसी संविधान के अनुसार 72 सालों बाद, 73 सालों बाद भी भारत चल रहा है, कोई दिक्कत आज तक नहीं आई। ओके फ्रेंड्स, तो 1938 में जो कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था कि भारत के संविधान का निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो इनके इस मांग को ब्रिटिश सरकार मान लेती है। चूंकि दबाव बढ़ रहा था लगातार, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की सरकार पे पूरे विश्व का जो प्रभाव था, जो दबाव था वो बढ़ रहा था कि इंग्लैंड भारत को आज़ाद कर दे। और उसी का फायदा उठा के नेहरू जी ने कहा कि संविधान सभा बननी चाहिए और वयस्क मताधिकार द्वारा चुन के लोग वहाँ पे आएंगे। तो उनके इस मांग को जो ब्रिटिश सरकार थी, जो इंग्लैंड की सरकार थी, वो मान लेती है कि भैया ठीक है, वयस्क मताधिकार द्वारा चुन के आएंगे। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया और उन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा। किसको? जवाहरलाल नेहरू जी की इसी मांग को मानकर, जो 1938 में नेहरू जी ने कहा था, तो उस मांग को मानकर ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया उनकी मांग को, और इसी के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार अगर पूछे कि संविधान के निर्माण के लिए पहली बार पहल कब की गई, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा इसमें एक कदम ब्रिटिश सरकार ने आगे बढ़ाया। फिर क्या होता है कि 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में आता है भारत। फिर वो भी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही आता है कि कैसे निर्माण किया जाए, लेकिन इसके प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। मुस्लिम लीग इसकी कोई मान नहीं मानती है, जिसके वजह से क्रिप्स मिशन भी असफल हो जाता है। बात यहां भी नहीं बनी। अब बातचीत का दौर चल रहा है कि किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण किया जाए, किस तरीके से भारत की संविधान सभा बने, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। फिर जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, तो क्रिप्स मिशन कोई व्यक्ति नहीं है कि क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन का मतलब कि क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें जितने भी लोग रहते, तो वो सारे लोग इंग्लैंड से भारत आए। उसी को हम कहते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन कोई व्यक्ति नहीं है, 2-4 व्यक्तियों का समूह है, एक कमेटी है जो इंग्लैंड से भारत में आया था कि देखे वो कैसे यहाँ पे बनेगा संविधान। तो इसी के लिए क्रिप्स मिशन इंग्लैंड से भारत भेजा गया, इसलिए बोलचाल की भाषा में यूज होता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। चूंकि वो एक मिशन पे था कि संविधान बनवाना है, इसलिए नाम रख दिया गया क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स उसके अध्यक्ष थे तो कह दिया गया क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। चूंकि क्रिप्स मिशन तो असफल हो गया, इसकी कोई बात मानी ही नहीं गई, तो इसके आगे 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत आया।
अब फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन भारत आने का मतलब ये था कि वहाँ पे 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई। वो तीनों लोग इंग्लैंड से भारत भेजे गए कि भैया आप जाइए और भारत में जो दिक्कतें हैं संविधान सभा के निर्माण में उसको सुलझाइए और वहाँ पे एक संविधान सभा का निर्माण करवा के आप आइए, फिर भारतीय अपने संविधान का निर्माण करेंगे, हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो होता ये है कि कैबिनेट मिशन वहाँ से भारत आता है। अब इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और बाकी के 2 सदस्य और थे। स्टेफर्ड क्रिप्स जो इस मिशन में आए थे, अध्यक्ष थे 1942 में, वो इसमें सदस्य बन के आए। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भी इसमें थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो सवाल क्या पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में केवल 3 व्यक्ति आए थे भारत में। कौन कौन आया था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आए थे, इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे उनके साथ, और एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन की जो कमेटी बन के भारत में आई थी इंग्लैंड के द्वारा, उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। इसके अलावा अगर कोई और नाम दिया रहेगा तो वही गलत होगा। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ही आता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। तो इन तीनों के अलावा अगर कोई नाम दिया गया तो वो शामिल नहीं था। यही 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन में शामिल थे और भारत में भेजे गए थे इंग्लैंड के द्वारा कि आप जाइए और संविधान सभा की जो मांग चल रही है उसको सुलझा के आइए। तो ये लोग अपना आते हैं यहाँ पे, अपना प्रस्ताव रखते हैं कि किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन भारत में आता है और अपना प्रस्ताव भारतीय लोगों के सामने, जो नेता थे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम के, जवाहरलाल नेहरू हैं, गांधी जी हैं, बाकी सब जितने लोग थे, उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि भैया ये काम होगा, इस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हम करेंगे। वो कहते हैं कि भाई प्रत्येक 10 लाख पे एक व्यक्ति का चुनाव होगा। तो इसी तरीके से वो अपनी मांग रखते हैं। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो इनकी मांग मान लेते हैं कि भैया ठीक है, जो आप कह रहे हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ संविधान सभा बनेगी। तो कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता। अब कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, इसने जो जो प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सामने रखा, उसी पे आगे बढ़ते हुए उसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को मान लिया भारतीयों ने, और आगे बढ़ते हुए नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है। अब जो मारामारी चल रही थी, जो संविधान सभा की मांग हो रही थी, और फिर उसके लिए जो ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रस्ताव भेजे। पहले अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कब आता है? 24 मार्च 1946। ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946। तो 2 मिशन तो फेल हो जाता है, लेकिन जो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, उसके प्रस्तावों को भारतीय नेता मानते हैं और उसी की प्रस्तावों को मानकर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। तो अब हम देखेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार चुनाव कराया जाता है, किस प्रकार से बाकी कार्रवाई आगे बढ़ती है और किस प्रकार से भारतीय संविधान बनता है। तो आइए आगे देखते हैं कि संविधान सभा के गठन के बारे में, कि जब संविधान सभा का गठन होता है तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, हम बात इस पे कर रहे थे कि किस तरीके थे कैबिनेट मिशन भारत आता है और अपने साथ कुछ प्रस्ताव लेके आता है, उसी को भारतीय जो नेता थे वो मानते हैं और उसी के आधार पे संविधान सभा का गठन होता है। लेकिन मोटा मोटा 2 प्रस्ताव कैबिनेट मिशन अपने साथ लेके भारत आता है। किसकी अध्यक्षता में? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। मैंने आपको ये सब बताया ही अभी उसके पहले। तो ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया, ये अपने साथ 2 प्रस्ताव लेके आता है। पहला प्रस्ताव ये लाता है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा और दूसरा प्रस्ताव ये रहता है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब आप इसको ये ऐसे समझ सकते हैं कि ये 2 प्रस्ताव क्यों लेके आए। जैसे आप क्रिकेट मैच अगर देखते हैं तो उसमें एक कप्तान होता है और एक वाइस कप्तान होता है। तो वाइस कप्तान क्यों बनाया जाता है? ताकि वो धीरे धीरे कप्तानी सीखता रहे और जब कभी कप्तान नहीं होगा तो वो कप्तानी करने में सक्षम होगा। इसीलिए एक वाइस कप्तान भी बनाया जाता है। या जब जो कप्तान है अभी वर्तमान समय में वो रिटायर हो जाएगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे तो विराट कोहली बीच बीच में कप्तानी करते थे। जब धोनी कप्तान नहीं रहते थे या धोनी अनफिट रहते थे, धोनी नहीं खेलते थे, तो उनकी जगह पे विराट जो वाइस कप्तान थे वो कप्तानी करते थे। तो उनको कप्तान के रूप में तैयार किया जा रहा था कि वो धीरे धीरे, ताकि जब धोनी रिटायर हो तो कप्तानी पूरी तरीके से विराट कोहली अपने हाथ में ले सकें। तो सेम इसी तरीके से ये जो 2 प्रस्ताव लाए कि एक अंतरिम सरकार का गठन और एक संविधान सभा का गठन। तो अंतरिम सरकार के गठन का मतलब था वाइस कैप्टन। कैसे था वाइस कैप्टन भैया?
इस तरीके से वाइस कैप्टन था कि ये भी पूरी तरीके से सरकार के काम काज को सीख लें, क्योंकि आगे देश इन्हीं को चलाना है। तो इसलिए अंतरिम सरकार के गठन का फैसला किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से 2 प्रस्ताव इसीलिए लाए गए कि पहले अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अंतरिम सरकार का गठन है वाइस कैप्टन और संविधान सभा का कैप्टन है कि कैप्टन। संविधान सभा गठन का मतलब कैप्टन। ओके, तो अंतरिम सरकार गठन इसलिए किया गया कि जो भारत के नेता वो कुछ एक्सपीरियंस ले लें कि देश कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से यहाँ का सिस्टम रन करता है, तो वो कुछ दिन रह के इसको समझ लें। फिर संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान बन जाएगा, फिर देश पूरी तरीके से उनके हाथों सौंप दिया जाएगा। जैसे क्रिकेट में हुआ कि विराट कोहली धीरे धीरे कप्तानी करते गए, फिर धोनी ने अचानक कप्तानी छोड़ दिया और विराट कोहली पूरी तरीके से कप्तान बन गए। तो इसीलिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया कि आप कुछ सीखते रहिए, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी करते करते चलिए। मतलब ये था कि आप कामकाज सीखते रहिए। जब आप सीख जाएंगे तो हम संविधान सभा का गठन कर देंगे, और जब संविधान सभा का गठन कर देंगे तो पूरी तरीके से आपको कार्यभार यहाँ का सौंप देंगे। तो इसलिए ये 2 प्रस्ताव लाए गए थे। तो होता ये है, पहले अंतरिम सरकार के गठन के बारे में जान लीजिए। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत ही अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाता है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। कब? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन होता है। मतलब उसमें कुल 14 लोग शामिल होते हैं, और उसमें किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कुल 14 सदस्यीय लोगों को सरकार में शामिल किया जाता है कि भैया अब आप लोग देख लीजिए कार्यभार कैसे चलता है, कामकाज कैसे होता है, तभी तो सीखे रहेंगे। और जब सीखे रहेंगे तो जब हम संविधान सभा का गठन कर देंगे तो आप भारत को संभालने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इस वजह से अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। तो उसमें पूछ सकता है कि कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब उस अंतरिम सरकार के गठन के बारे में थोड़ी चीजें जान लीजिए जो एग्जाम में आता है। तो उस अंतरिम सरकार के गठन में उपाध्यक्ष या उपसभापति जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू को ही प्रमोट किया जा रहा था कि भैया आप ही खेलते खेलते आगे चलिए, क्योंकि कप्तान तो आगे चल के आप ही को बनना है, मतलब प्रधानमंत्री बनना है। तो इसलिए नेहरू जी को ही गांधी जी प्रमोट करते थे हर चीज़ में, जैसे विराट कोहली को किया जा रहा था ताकि ये आगे चल के भारत कप्तानी करें वर्ल्ड कप में। तो उसी तरीके से नेहरू जी को बनाया जा रहा है, भैया चलिए आप कुछ काम सीखिए। तो उनको उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। सरदार पटेल, अब जब ये कप्तान बन जाते, सरदार पटेल वाइस कप्तान बनने वाले थे, तो इस वजह से सरदार पटेल को भी उनके साथ शामिल किया, भैया आप भी सीखते चलिए, क्योंकि आप भी तो सेकंड नंबर के नेता रहेंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बनाया गया सरदार पटेल को। अध्यक्ष या सभापति जो था वो गवर्नर जनरल था, जो सिखाने वाला था, कह सकते कोच। तो कोच कौन था? अध्यक्ष या उप सभापति, जो उस समय के गवर्नर जनरल बनाए गए। फिर प्रथम कैबिनेट की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हीं को तो सिखाया जा रहा है कि देश कैसे चलाएंगे आप। शक्तियों का ट्रांसफर होना भैया, तो शक्ति का ट्रांसफर होना है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ही उसकी अध्यक्षता करेंगे, तभी चीज़ें सीखेंगे कैसे की जानी है। तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। ये तो बात हो गई अंतरिम सरकार के गठन की। हमने पूरी भूमिका भी बता दी कि क्यों ऐसा हुआ कि पहले अंतरिम सरकार का गठन किया गया और उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया। तो आइए अब आगे देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे ही संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की जाती है वो 389 निर्धारित की जाती है। तो इन सीटों की संख्या का निर्धारण किस तरह से किया गया था कि 389 सदस्य होंगे? तो इनका जो निर्धारण किया गया था वो प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट, कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। इस हिसाब से संविधान सभा के गठन के लिए कुल 389 सदस्यों का चयन होना था कि टोटल 389 सदस्य होंगे। उस 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से होने थे। देसी रियासत मतलब जो अपने आप में अभी पूरे अपने यहाँ का सारा कार्यभार देख रहे थे, वो मतलब कि अलग थे पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार से। तो 93 ऐसी देसी रियासतें थी प्लस 296 ब्रिटिश भारत से थे। तो इन दोनों को मिला के टोटल 389 सदस्यों का चयन होना था, चुनाव होना था, जो असेंबली में बैठ के संविधान सभा बनाते, भारतीय देश का कानून नियम परिचालन सब बनाने का कार्य उन्हीं को मिलना था, इन्हीं 389 सदस्यों में। तो पूछता है कभी कभी कि देसी रियासतों से कितने सदस्य थे उसमें? तो 93 सीटें थी देसी रियासतों की, 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत की।
लेकिन उन 296 सीटों में से भी 292 सीटें थी 11 गवर्नरों के प्रांत से। तो ये जो 11 गवर्नर के प्रांत थे, उन्हीं 11 गवर्नरों के प्रांत में 296 सीटें थीं, ठीक है, और बाकी के 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से थी। तो ये टोटल 296 हो गई। तो होता क्या है कि इस संविधान सभा के चुनाव में देशी रियासतें भाग ही नहीं लेती हैं। तो चुनाव होता है मात्र 296 सीटों पर, ये वाले भाग नहीं लेते हैं। होता कितने पे है? 296 सीटों पर चुनाव होता है। चुनाव कब होता है? तो चुनाव होता है आपका जुलाई अगस्त 1946 में। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है और 2 सितंबर 1946 को आपके अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। हमने बताया कि इनको सिखाया जा रहा है कि बैटिंग कैसे करते हैं, खेलते कैसे हैं, कप्तानी कैसे करते हैं, मतलब देश को कैसे चलाया जाएगा, मंत्रालयों का ज्ञान ले लीजिए, किस तरीके से कार्रवाइयाँ होती हैं। तो इसीलिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और उसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों पर संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कराए जाते हैं। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव होता है। अब जो ये 296 सीटों पे चुनाव होता है, इसमें सबका प्रतिनिधित्व दिया गया कि कुछ हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, तो सबका प्रतिनिधित्व दिया गया। और जिस सीट पर जिसकी संख्या ज़्यादा थी वहाँ पे वही कैंडिडेट लड़ा दिया गया। जैसे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वो मुस्लिम लीग को दे दिए गए कि भैया वहाँ आप चुनाव लड़िए। जो कांग्रेस से संबंधित सीटें थी वो कांग्रेस को दे दी गई और 15 पे अन्य लोग लड़े। तो होता क्या है कि अधिकतर सीटों पे मुस्लिम लीग वहीं लड़ी जहां पे मुसलमान ज़्यादा थे, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमानों की प्रतिनिधित्व वाली संस्था कहती थी मुस्लिम लीग। तो इसी स्तर पे चुनाव होता है। तो 296 सीटों पे जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है? अब ये चुनाव जो था ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। ये जो चुनाव होता है तो इन सदस्यों का जो चयन किया गया वो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मतलब इस चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं ली थी। प्रांतीय व्यवस्था के जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा कुछ लोग चुने गए थे, तो उन लोगों ने ही चुना है। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप चुनते हैं जिला पंचायत सदस्य को अपने जिलों में, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आप करते हैं और वही जिला पंचायत सदस्य मिलकर किसका चुनाव करते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। तो इस जिला पंचायत जो अध्यक्ष का चुनाव किया गया वो सीधे जनता ने नहीं किया, जनता ने पहले जिला पंचायत सदस्य चुने हैं, अब वो सदस्य मिल के चुन रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। तो सेम यहाँ पे हुआ, ये जो सदस्य चुने गए 296 सदस्य जो चुने गए उनका चुनाव सीधे जनता ने नहीं किया। इन सदस्यों का चयन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा हुआ। तो ये जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य थे ये आम जनता के द्वारा चुने गए। अब ये सदस्य मिलके इन 296 लोगों को चुनते हैं, ठीक है। तो इस 296 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें 208 सीटें भैया कांग्रेस ने जीत ली। कितनी सीटें जीत ली? 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। इसके अलावा 73 सीट ही मुस्लिम लीग जीत पाती है। 73 सीट मुस्लिम लीग जीतती है, 208 सीटें कांग्रेस जीतती है और 15 लोग ऐसे थे जो स्वतंत्र सदस्य थे, जो किसी छोटे छोटे दल से थे। तो 15 स्वतंत्र सदस्य चुने गए। तो ये पूछता है कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी, अन्य कितने थे? तो 208 कांग्रेस ने जीत लिया, 73 मुस्लिम लीग ने जीता, 15 सदस्य अन्य थे। इसके अलावा कभी कभी पूछता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो यही लोग तो अब बैठ के संविधान सभा का निर्माण करेंगे और इसमें ये जो लोग जीत के आए हैं इसमें कुल 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 15 महिलाएं भी ये चुनाव जीत के आई थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि 296 सीटों पर कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था? तो 15 महिलाओं ने चुनाव जीता था। तो सब मिला के संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल थी। तो कुछ इस तरीके से संविधान सभा का गठन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद इसके आगे अब हम बढ़ेंगे। चूंकि कैबिनेट मिशन भारत आया, अपने साथ 2 प्रस्ताव लेके आया, एक अंतरिम सरकार का गठन और एक संविधान सभा का गठन। हमने बताया कि अंतरिम सरकार गठन क्यों कराया गया, क्योंकि अब शासन सत्ता धीरे धीरे हस्तांतरित करनी थी। जैसे मैच में होता है, विराट कोहली को कप्तानी कब से दी जा रही है? 2013-14 से। भैया आप वाइस कप्तान है, धोनी की अनुपस्थिति में कप्तानी करते रहिए। जैसे ही धोनी गए तुरंत विराट कोहली ने उनकी जगह ले ली, कप्तान बन गए। तो इसी तरीके से अंतरिम सरकार का गठन किया गया कि भैया आप कामकाज सीखते रहिए, देश कैसे चलाया जाएगा, मंत्रालय की बैठक कैसे की जाएगी। तो जब आप सीखे रहेंगे तो कुछ दिन बाद हम संविधान सभा का गठन करके इस देश की शासन सत्ता आपके हाथों में सौंप देंगे। तो बस इसी कारण से अंतरिम सरकार का गठन किया गया था।
तो शासन सत्ता आप सौंपने की बारी आती है, संविधान सभा गठन होता है, उसके लिए 389 सदस्यों का चुनाव होना था, 296 ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें देसी रियासतों से। देसी रियासत वाले भैया कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये नहीं लड़ते हैं, चुनाव होता केवल 296 सीटों पे। तो उन 296 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें 208 पे कांग्रेस जीतती है, 93 पे मुस्लिम लीग 73 पे मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सदस्य स्वतंत्र रूप से चुन के चले आते हैं। ठीक है, अब ये जो 296 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें कुल 15 महिलाएं भी जीत के आती हैं, कुछ कांग्रेस से, कोई मुस्लिम लीग से, कोई स्वतंत्र, तो सब मिला के इसमें 296 से 15 महिलाएं भी जीत के आती हैं। और हमने बताया निर्वाचन कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है, तो सदस्यों का जो चयन किया गया 296 सदस्यों का चयन वो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया और एक सीट का निर्धारण किस स्तर पर किया गया, जनसंख्या के आधार पे, कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट का निर्धारण किया गया था। चुनाव कब होता है, जुलाई अगस्त 1946 में। तो कुछ इस तरीके से संविधान सभा के लिए अब चुनाव हो गया। अब ये क्लियर हो गया कि यही लोग संविधान सभा में बैठेंगे। संविधान सभा मतलब एक कमरा होगा बढ़िया सा, उसमें बैठेंगे, डेस्क वोस्क लगी रहेगी, वहीं पे अपना लिखा पढ़ी करके कानून बनाएंगे। तो अब कानून बनाने की प्रक्रिया, भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू होगी, क्योंकि अब संविधान सभा का गठन हो गया। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की कार्रवाई कैसे कैसे आगे बढ़ती है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया जाता है, किसको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। संविधान इतना जटिल है, इतना बड़ा था कि उसके लिए थोड़ा वर्क कम करने के लिए, कि सब एक ही आदमी के ऊपर भार ना आए, तो इसलिए अलग अलग बनाया गया कि भैया कुछ लोग इस समिति के होंगे जो ये काम देखेंगे, कुछ लोग इस समिति के होंगे ये काम देखेंगे। ठीक है, कोई संघीय समिति का अध्यक्ष है, कोई प्रांतीय समिति का अध्यक्ष है, तो इसलिए अलग अलग समितियां बनाई गई ताकि बोझ को कम किया जा सके, एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा बोझ ना आए। तो जब हम कार्रवाई में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, कैसे उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है, कौन अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा का, कौन उपाध्यक्ष बनाया जाता है, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम देखेंगे संविधान सभा के कार्रवाई के बारे में कि किस तरीके से संविधान सभा अपना काम करती है, कौन कौन सी समितियों का निर्माण होता है और किस तरीके से आखिर में जाके 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरा होता है, उसको बनने में कितने दिन लगते हैं, कितनी अधिवेशन होती है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए लगातार हमारा लेक्चर देखते रहिए। 2 लेक्चर हुआ है, ये आपका तीसरा लेक्चर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे चौथा लेक्चर, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। एसआई की क्लास समझ लीजिए पूरी हो जाएगी आपकी। तो ये केवल एसआई के लिए नहीं है, पूरा पीसीएस, वनडे एग्जाम सब कुछ कवर करते हुए हम चल रहे हैं। लेकिन आपके एसआई का एग्जाम है और हमारा आपसे प्रॉमिस है कि पूरी की पूरी पॉलिटी, पूरा का पूरा संविधान हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे और स्तर आप देख रहे होंगे किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स भूलिएगा मत, डेली एक क्लास आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे और पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। धन्यवाद।